बच्चों, भूगोल कक्षा 10वीं की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसमें अगला भाग है कृषि। कृषि किसे कहते हैं? कृषि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा संसाधनों का उपयोग करके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें खेती और पशुपालन शामिल है। खेती से क्या आशय है? जमीन पर बीज बोकर फसलें उगाना खेती कहलाता है। खेती कई प्रकार से की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक समय में जो कृषि की जाती थी, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में और स्वयं या परिवार के श्रम की मदद से पुराने तरीकों से लकड़ी के हल वगैरह से जो खेती की जाती थी और मानसून पर निर्भर खेती, इसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? जो पुराने तरीकों से और स्वयं के श्रम या परिवार के श्रम के द्वारा की जाती है और जो मानसून पर निर्भर होती है, उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें है झूमिंग कृषि। यह कृषि आदिवासियों द्वारा भूमि के टुकड़े को साफ करके वहां खेती करते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरी भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं। इस प्रकार की खेती को कर्तन दहन या झूमिंग कृषि या स्थानांतरी कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती से बहुत सारा जंगल और पर्यावरण का नुकसान होता है। स्थानांतरी कृषि को अनेक स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा। अब है गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक तथा अधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि वहां पर की जाती है जहां जनसंख्या अधिक होती है। वाणिज्यिक कृषि। जब खेती करने का उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना होता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में धान की कृषि वाणिज्यिक कृषि है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीवन निर्वाह कृषि है। रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। जब लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, केला आदि। शस्य प्रारूप क्या है? शस्य का अर्थ होता है खेती, और खेती की 3 ऋतुएं रबी, खरीफ और जायद को ही शस्य प्रारूप कहा जाता है। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि। खरीफ मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। जायद ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जायद कहलाती हैं, जिनमें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें हैं। चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न पहले नंबर पे खाया जाता है वह भारत में चावल सबसे अधिक मात्रा में लोग खाते हैं। और चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद
दूसरा स्थान है। तो भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। चावल की फसल के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चावल की फसल के उत्पादन के लिए कैसी परिस्थितियां की आवश्यकता होती है। तो 25 डिग्री से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है वह गेहूं का है। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में दालें उगाई जाती हैं। तो भारत सबसे ज्यादा विश्व में दालों का उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। अब प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि ये खाद्यान्न फसलें हैं। और मोटे अनाज, ये प्रश्न आता है कि कोई 2 या 3 मोटे अनाजों के नाम लिखो। तो ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि ये सब मोटे अनाज गिने जाते हैं। गन्ना, ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। भारत में चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। इसकी खेती के लिए ढाल वाली भूमि, वर्ष भर नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चाय में, गन्ना में और चावल में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का। और कॉफी, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो यमन से लाई गई थी और सबसे पहले बाबा बूदन की पहाड़ियों में उगाई गई थी। फल और सब्जियां, भारत में सबसे ज्यादा फल और सब्जी उगाए जाते हैं। चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर भारत किन किन चीजों में है? फल और सब्जियां, चाय, गन्ना और चावल। तो में दूसरे नंबर का स्थान है। अब भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें जो है कौन कौन सी हैं, यह भी प्रश्न आया भी था छमाही परीक्षा में। तो कपास, जूट, सन और रेशम ये रेशेदार फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। कपास का उत्पादन भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, मतलब तेज धूप, हल्की वर्षा और या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। कपास में भी भारत विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, मतलब अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा, या तो हल्की वर्षा हो जाए या सिंचाई, और 210 पाला रहित दिन, मतलब ठंड, तेज ठंड नहीं होना चाहिए। अगर तेज ठंड होती है तब फसलों में पाला लग जाता है। तो 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। रेशम, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से रेशम प्राप्त होता है। जूट या पटसन, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है।
पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता में लगाई गई थी। जूट निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है, वहां से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। वर्तमान में जूट की मांग कम होने का कारण क्या है? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जूट की मांग कम होने का कारण क्या है। तो वर्तमान में जूट की मांग कम होने का कारण है नायलॉन, क्योंकि जूट का स्थान नायलॉन के रेशों ने ले लिया है। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि यह जूट से सस्ता तथा मजबूत होता है। तो जब तक नायलॉन या प्लास्टिक की रस्सियां नहीं आती थी, उसके पहले जूट का बहुत महत्व था बोरियां, चटाइयां और रस्सियां बनाने में। अब इसके बाद जब से नायलॉन का आ गया, तो नायलॉन सस्ता और मजबूत रहता है, इसलिए जूट की मांग कम हो रही है। रबड़ रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें खेतों की चकबंदी, किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कार्यक्रम जो किसानों के लिए चलाए गए हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि रक्तहीन क्रांति क्या है। तो विनोबा भावे जी द्वारा जो ग्रामदान और भूदान आंदोलन चलाया गया था, उसे ही रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। अगले वीडियो में हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।